सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी जिसके तहत महिलाएं गुजारा भत्ता यानी कि मेंटेनेंस की एप्लीकेशन फाइल करती है। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने करी है नई गाइडलाइंस जारी। कैसे होगा गुजारा भत्ता तय? अगर पति गुजारा भत्ता नहीं देता तो क्या होगा पति के साथ? क्या गुजारा भत्ता एक बार तय करने के बाद दोबारा बदला भी जा सकता है? आइए जानते हैं हम पूरी गाइडलाइंस के बारे में विस्तार से। मेंटेनेंस एंड एलिमनी दोनों पार्टियों को इनकम खर्चे के अलावा जीवन यापन के स्टैंडर्ड्स के बारे में दस्तावेज देना होगा ताकि उस हिसाब से स्थायी एलिमनी तय हो। खर्चे के तौर पर बच्चों की शादी के होने वाले खर्चे को भी इसमें शामिल करना होगा। बच्चे की शादी का खर्च पति की हैसियत और कस्टम के हिसाब से तय होगा। और उसके साथ वैवाहिक विवाद में पक्षकारों को बताना होगा अपनी संपत्ति और देनदारी का ब्यो। गुजारा भत्ता के लिए दाखिल आवेदन की तारीख से ही मिलेगा गुजारा भत्ता। सुप्रीम कोर्ट ने गुजारा भत्ता और एलिमनी के लिए तय करे हैं गाइडलाइंस। और कहा है कि दोनों पार्टियों को कोर्ट में कार्यवाही के दौरान अपनी असेट और लाइबिलिटी संपत्ति और अपने खर्चे यानी देनदारियों का खुलासा अनिवार्य तौर पर करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गुजारा भत्ता के लिए अदालत में आवेदन दाखिल करने की तारीख से ही गुजारा भत्ता तय होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में देश भर की जिला अदालतों फैमिली कोर्ट के लिए गाइडलाइंस जारी किए हैं कि किस तरह से गुजारा भत्ता के मामले में आवेदन होगा और कैसे मुआवजे की रकम का भुगतान होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आवेदन की तारीख से राशि का भुगतान करना होगा। साथ ही पिछले किसी कार्यवाही में भुगतान किए गए राशि को अदालत एडजस्ट करेगी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस इंदु मल्होत्रा और जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की बेंच ने अनुच्छेद 142 के विशेष अधिकार के तहत उक्त निर्देश जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मौजूदा मामले से पता चला कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता का मामला 7 साल से पेंडिंग था। ये उचित होगा कि मेंटेनेंस को लेकर गाइडलाइंस जारी किया जाए। इसके तहत गुजारा भत्ता कब से मिले, किस तरह मिले और क्या क्या क्राइटेरिया हो, यह सब तय करना जरूरी है। पिछले आदेश को देकर गुजारा भत्ता एडजस्ट हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अलग अलग कानूनी प्रावधान है जिसके तहत पक्षकारों द्वारा गुजारा भत्ता का दावा किया जाता है। इनमें सीआरपीसी की धारा 125, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट व घरेलू हिंसा कानून के तहत गुजारा भत्ता का दावा किया जाता है। इन मामलों में पहले अलग अलग फैसले हुए हैं। हाई कोर्ट ने कई बार फैसला दिया कि ये सब कार्यवाही अलग अलग है, ऐसे में मुआवजे की राशि दूसरे केस से एडजस्ट नहीं होगा। वहीं अन्य फैसले में कहा गया कि एडजस्ट होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह के विरोधाभास को खत्म करने के लिए हम निर्देश जारी करते हैं कि जब भी मामले में गुजारा भत्ता के लिए अर्जी दाखिल किया जाए तो पहले की कार्यवाही के बारे में खुलासा किया जाए और तब कोर्ट पिछले गुजारा भत्ता या आदेश को देखकर अपने फैसले में विचार करेगी और एडजस्ट करेगी। गुजारा भत्ता में संपत्ति और देनदारी का खुलासा अनिवार्य और निपटारा 6 महीने में। हिंदू मैरिज एक्ट या फिर सीआरपीसी के तहत महिला पति से अंतरिम गुजारा भत्ता की मांग करती है। हम देखते हैं कि कई मामलों में सालों लग जाते हैं और मामले कोर्ट में रह जाते हैं। ऐसे में जरूरी है कि इन मामलों को स्ट्रीमलाइन किया जाए। कई बार महिला हाउसवाइफ होती है और कानूनी लड़ाई वह अपने रिश्तेदारों से उधार लेकर लड़ती है। ऐसे में दोनों पार्टियों को अपनी संपत्ति और देनदारी का ब्यौरा कोर्ट में देना होगा। अदालत में कहा कि फैमिली कोर्ट में आवेदन के साथ साथ दोनों पार्टियों को अपनी संपत्ति और देनदारी का ब्यौरा देना अनिवार्य है। पत्नी को गुजारा भत्ता की अर्जी पर जब पति जवाब देगा तो वे 4 हफ्ते में जवाब देगा और हलफनामे में संपत्ति और देनदारी यानी खर्चे का ब्यौरा देगा। कोर्ट उसे 2 मौके देगी। अगर इस दौरान पति जवाब नहीं देता तो उसका बचाव कोर्ट खत्म कर सकती है और आवेदक की अर्जी के मुताबिक फैसला देगी। सुनवाई के दौरान अगर वित्तीय स्थिति में पार्टियों के बदलाव हुए तो दोबारा
हलफनामा देना होगा। कोर्ट में कोई भी गलत जानकारी देने पर गलत बयान के मामले में उक्त पार्टी पर मुकदमा चलेगा और साथ ही कंटेंट ऑफ कोर्ट का केस अलग से चलेगा। अंतरिम गुजारा भत्ता का आदेश हलफनामा दायर करने के 4 से 6 महीने के भीतर होगा। गुजारा भत्ता का आंकलन कैसे होगा? इसके लिए कोई स्ट्रेटेजिक फॉर्मूला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके लिए कोई स्ट्रेटेजिक फॉर्मूला नहीं है कि कैसे गुजारा भत्ता तय होगा। ये पार्टियों के स्टेटस पर निर्भर है, साथ ही पत्नी की जरूरत, बच्चों की पढ़ाई, पत्नी प्रोफेशनल तरीके से पढ़ी है या नहीं, उसकी आमदनी क्या है, क्या उसकी आमदनी से जीवन निर्वाह हो सकता है, क्या शादी से पहले से नौकरी थी, क्या शादी के दौरान नौकरी में थी, क्या नॉन वर्किंग है, इन तमाम बिंदुओं को देखना होगा। कई जजमेंट है जिसमें कहा गया है कि पति की हैसियत के हिसाब से गुजारा भत्ता तय होगा और उसके खुद के परिवार का उस पर कितनी जिम्मेदारी है यह भी देखनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में केयरफुल बैलेंस की जरूरत है। पति की वित्तीय स्थिति, पत्नी का ससुराल में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या था, इसे देखना होगा। बच्चों की पढ़ाई, उसके खर्चे, दोनों पक्षकारों की नौकरी और उम्र को भी देखना होगा। कई फैसलों में कहा गया है कि पत्नी की नौकरी गुजारा भत्ता देने के मामले में बार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फैमिली कोर्ट उक्त तमाम तथ्यों और परिस्थितियों को देखकर आदेश पारित करेगा। आदेश का पालन नहीं करने पर होगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि जिस तारीख को गुजारा भत्ता के लिए आवेदन दाखिल किया जाएगा, उसी तारीख के हिसाब से गुजारा भत्ता तय होगा। अदालत ने कहा कि मेंटेनेंस और एलिमनी का जो भी आदेश होगा उसे पालन कराना सुनिश्चित करना होगा और आदेश का पालन नहीं होने की स्थिति में आदेश का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस होगा। आखिर क्या था मामला जो सुप्रीम कोर्ट ने जारी करी गाइडलाइंस? सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के एक मामले में निचली अदालत और बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया, जिसमें पति को निर्देश दिया गया था कि वह पत्नी को 15,000 रुपए प्रति माह और बच्चे को 10,000 प्रति महीना गुजारा भत्ता का भुगतान करे। इस मामले में अंतरिम गुजारा भत्ता का मामला 7 साल से पेंडिंग था। सुप्रीम कोर्ट में महिला के पति ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले की सुनवाई के दौरान उक्त गाइडलाइन जारी की है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 1 सितंबर को गोपाल शंकर नारायण और अनीता सोनाई को कोर्ट सलाहकार बनाया गया था। अगर अब आपको अभी मेंटेनेंस केस चल रहा है सालों साल और आपका पति नहीं दे रहा है आपको सही से मेंटेनेंस, तो फाइल कीजिए केस। धन्यवाद। ऐसे ही लीगल अपडेट्स के लिए आप बने रहे मेरे चैनल लॉ माइंड्स के साथ। और अगर आपको किसी भी तरह की कानूनी सहायता चाहिए तो जो स्क्रीन पर नंबर है उस पर कॉल कीजिए, आपको मुफ्त कानूनी सहायता मिलेगी।